नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले हेडलाइंस। हरिद्वार के सप्तऋषि मैदान में धर्म सम्मेलन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और यूपी सीएम योगी और सीएम धामी रहे मौजूद। ब्रह्मलीन स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी महाराज की मूर्ति का अनावरण। सीएम धामी ने प्रधानमंत्री के परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में लिया हिस्सा। स्कूली जीवन के अनुभव किए साझा, विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ खेलों में भी लेना चाहिए हिस्सा। ट्रेड यूनियंस की 12 फरवरी को राष्ट्रव्यापी हड़ताल। उत्तराखंड आशा हेल्थ वर्कर्स यूनियन होंगी शामिल। मांगों को लेकर जिला और ब्लॉक मुख्यालयों पर करेंगे प्रदर्शन। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामला में गर्मा रही राजनीति। बीजेपी नेता मनवीर चौहान ने कांग्रेस सहित विपक्षी दलों पर साधा निशाना, कहा न्यायिक प्रक्रिया में बाधा डालने की कर रहे कोशिश। और उत्तराखंड में फिर बिजली के दाम बढ़ाने पर कांग्रेस ने साधा निशाना, जनता पर बताया अतिरिक्त आर्थिक बोझ। राज्य सरकार की नीतियों पर सवाल किए खड़े। गुरुदेव समाधि मंदिर में चल रहे मूर्ति स्थापना समारोह के मंच पर संत, सनातन और सत्ता का अनूठा संगम देखने को मिला। समारोह मंच पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की मौजूदगी रखी। धार्मिक नेतृत्व की ओर से स्वामी अवधेशानंद महाराज सहित कई महामंडलेश्वर और संत समाज के प्रमुख चेहरे मंच पर आसीन रखे। हमारे संतों ने पूरे देश को अपना घर माना है, तभी हम एक रह पाए हैं, तभी हमारी संस्कृति बची रह पाई है। यही भाव आज भी चाहिए। आज हमें अपनी संस्कृति और राष्ट्र दोनों को बाह्य आक्रमणों से सुरक्षित रखने की जरूरत है। और मैं अपनी सरकार के द्वारा आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार भी आपके साथ साथ इस दायित्व का निर्वहन कर रही है। हम सब इस बात को जानते हैं कि पूज्य स्वामी जी महाराज भारत की सनातन परंपरा के एक ध्वजवाहक थे। समन्वय उनके जीवन का मंत्र था। करुणा और मैत्री का संदेश उन्होंने जन जन तक पहुंचाया था। लेकिन राष्ट्रभक्ति के मूल्यों के साथ किसी भी प्रकार का सम विषम परिस्थिति में कोई समर्पण नहीं होना है, यानी नाम के अनुरूप उन्होंने जीवन पर्यंत वह कार्य करके दिखाया। मुझे इस 3 दिवसीय गुरुदेव समाधि मंदिर व मूर्ति स्थापना के समारोह में आप सबके उपस्थित होकर ब्रह्मलीन पूज्य सत्यमित्रानंद गिरी जी महाराज को नमन करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। उनके संपूर्ण जीवन के बारे में हम सभी वक्ताओं ने बहुत विस्तार से यहाँ पर बताया है कि उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन सनातन संस्कृति, राष्ट्र चेतना और मानवता की सेवा के लिए समर्पित किया। उन्होंने आध्यात्मिक साधना को समाज सेवा से जोड़कर एक ऐसा जीवन दर्शन दिया जिसने असंख्य लोगों को सेवा के मार्ग पे, त्याग के मार्ग पर चलने और करुणा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। उत्तराखंड में इंटर कॉलेज के नवनिर्मित 2 मंजिला भवन के उद्घाटन के मौके पर उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यमकेश्वर पहुंचे। कार्यक्रम से पहले दोनों मुख्यमंत्रियों ने यमकेश्वर स्थित प्राचीन शिव मंदिर में दर्शन कर विधिवत पूजा अर्चना की। इसके बाद दोनों नेताओं ने इंटर कॉलेज यमकेश्वर के नवनिर्मित भवन का अवलोकन किया।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड सरकार द्वारा बीते 4 वर्षों में 28,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी रोजगार उपलब्ध करवाए गए हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विद्यालयों की भूमिका केवल पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित न रहकर संस्कार, संस्कृति और आध्यात्मिक मूल्यों के संवर्धन की भी होनी चाहिए। इस अवसर पर सांसद हरिद्वार त्रिवेंद्र सिंह रावत ने नवनिर्मित भवन को जनता को समर्पित किए जाने पर शुभकामनाएं देते हुए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर बल दिया। रावत ने विद्यालय की वर्तमान स्थिति की जानकारी देते हुए प्रांतीयकरण की प्रक्रिया पर नियमानुसार कार्यवाही का आश्वासन दिया। कार्यक्रम में दोनों मुख्यमंत्रियों द्वारा विद्यालय के मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। आज संपूर्ण विश्व में सनातन धर्म और संस्कृति का महत्व समझ रहा है। इसे देखते हुए हमने दून विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर हिंदी स्टडीज की स्थापना की है। इस सेंटर में हिंदू सभ्यता और संस्कृति से जुड़े हुए शिक्षण और शोध कार्य किया जा रहा है। प्यारे बच्चों, आप लोग हमारे देश और प्रदेश का भविष्य हैं। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने युवाओं के, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले नकल माफियाओं पर नकल कसने के लिए प्रदेश का कठोर नकल विरोधी कानून हमने प्रदेश के अंदर लागू किया है। आपस में मारकाट देखते हैं, भाई भाई में विवाद देखते हैं, अव्यवस्था देखते हैं, इन चीजों को लेकर के पारिवारिक कलह देखते हैं, तब लगता है कि ये विकास नहीं है। ये वास्तव में यही तो उस नकारात्मकता से, भौतिकता से उपजीवी नकारात्मकता है जो व्यक्ति की प्रगति को नहीं, ये उसको दुर्गति की ओर लेके जा रहा है। हमें उससे बचना होगा। अपने शिक्षण केंद्रों को आगे बढ़ाना पड़ेगा और खूब मेहनत करनी पड़ेगी। हमारे शिक्षकों को मेहनत करने से, सरकार के साथ तालमेल बिठा करके सरकार के हर एक कार्यक्रम को लागू करने के साथ ही एक अभ्यास के साथ जोड़ना पड़ेगा। उत्तराखंड आशा हेल्थ वर्कर्स यूनियन 12 फरवरी को ट्रेड यूनियंस के ओर से आहूत किए गए अखिल भारतीय आम हड़ताल में पूरी ताकत से शामिल होंगे। जिला मुख्यालय और ब्लॉक मुख्यालयों पर वो प्रदर्शन करेंगी। जानकारी के अनुसार ये विरोध कई मांगों को लेकर किया जाएगा, जिसमें 4 श्रम कोड वापस लेने, आशाओं को न्यूनतम वेतन 35,000 रुपये करने, आशा वर्कर्स को राज्य कर्मचारी का दर्जा और न्यूनतम वेतन देने, रिटायरमेंट के समय पेंशन, अस्पताल में सम्मानजनक व्यवहार, ट्रेनिंग स्वास्थ्य विभाग स्वयं कराए और एनजीओ का हस्तक्षेप बंद हो, ट्रेनिंग का प्रतिदिन न्यूनतम 500 रुपये भुगतान करने, सभी बकाया राशि का भुगतान करने, हर महीने का पैसा हर महीने खाते में डालने सहित अन्य मांगों को लेकर 12 फरवरी को 1 दिवसीय हड़ताल की जाएगी। हमारी तो मेन मांग ये है कि हमें मानदेय दिया जाए और सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए। मानदेय हमें 35,000 रुपया दिया जाए महीने का, क्योंकि हमारा काम इतना ज़्यादा है कि सरकार हमको देख नहीं रही है और हमारा शोषण हो रहा है। तो आशाओं का शोषण न किया जाए। आशाओं को काम के जितना काम करती हैं उतना उनको दिया नहीं जाता है और हमें मानदेय चाहिए। मानदेय भी हमें 35,000 रुपये चाहिए महीने का। 35,000 हमें मानदेय चाहिए। आशाओं का काम इतना है कि मतलब आशा एक रीढ़ की हड्डी है, वैसे काम करती है। पूरे स्वास्थ्य विभाग की एक रीढ़ की हड्डी की तरह वो काम कर रही है। तो आशाओं की तरफ अनदेखा सरकार क्यों कर रही है? समस्या तो ये है ना, हमें एक मुश्त में मानदेय दिया जाए, क्योंकि बहुत हमारे परेशानी छोटे छोटे टुकड़ों में जो दे रहे हैं ना, वो हम आशाओं तक पहुंच ही नहीं रहा है। क्योंकि अब सरकार को, मेरे ख्याल से मुख्यमंत्री जी को भी ये होगा कि आशाओं को मिल रहा करके, समस्या यहाँ पर आ रही है कि वो नहीं मिल पा रहा सर। ये पता नहीं किस वजह से, या तो जाँच करवाइए, कहते हैं जांच के द्वारा पता लगे, हमको पता भी तो लगे कि क्यों हमारे लिए, मतलब ये लोग इतना कहने को तो बहुत, ये लोग कहते हैं कि 17-18 में पहुँचते हो करके महीने के ना, लेकिन हमारा बिल्कुल नहीं हो रहा है। 3-4 हज़ार भी बड़ी मुश्किल ही है, ये भी मुश्किल हो रहा है। पता ही नहीं चल रहा कि आशा को क्या कौन सा पैसा पड़ता है, कौन सा नहीं पड़ता है। अनिश्चित काल की हड़ताल के लिए जा रही हैं, क्योंकि जब सरकार ने आशाओं को 2006 से रखा था, तब से एक मजदूर को भी भैया 600 रुपये रोज की मजदूरी मिलती है। हम उस लायक भी नहीं है। हमें हमारे पति बीमार है, बच्चों को हमारे पालने में परेशानी हो रही है। जब सरकार के पास आशाओं को देने के लिए पैसा ही नहीं है, तो इस आशा प्रोग्राम सरकार ने बंद कर देना चाहिए, इससे हम जो कोई मजदूरी करके अपना जीवन यापन कर सकें। हमारी 12 तारीख को 1 दिवसीय हड़ताल है और उसके बाद अगर सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। हम कोई काम में, किसी चीज़ में अपना सहयोग नहीं देंगे आशा।
लक्सर में पशु वैक्सीनेशन को लेकर आरटीआई के तहत एक बड़ा खुलासा हुआ है, जिसमें लाखों रुपए का घोटाला सामने आया है। मामले की शिकायत पशुपालन विभाग मंत्री सौरभ बहुगुणा से की गई। इसके बाद विभाग हरकत में आया और अपर निदेशक पशुपालन विभाग जांच करने लक्सर पहुंचे, जिससे पूरे पशुपालन विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें, शिकायतकर्ता ने बताया कि उनके द्वारा मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी से सूचना अधिकार के तहत जानकारी मांगी गई, जिसे विभाग ने दबा लिया और सूचना देने में आनाकानी करते रहे। लेकिन शिकायतकर्ता ने सीधे पशुपालन विभाग मंत्री सौरभ बहुगुणा से शिकायत कर दी, जिसके बाद पशुपालन विभाग हरकत में आया और आरटीआई के सभी दस्तावेज मुहैया करवाए गए। दस्तावेज मिलने के बाद शिकायतकर्ता के द्वारा अवलोकन किया गया तो सैकड़ों ऐसे लोगों के नाम पाए गए जो उनके गांव में निवास ही नहीं करते हैं। पशु विभाग द्वारा मुझे लिस्ट जारी की गई है। उसमें 78 नाम ऐसे हैं जो मेरे गांव में निवास ही नहीं करते और ना ही हमारे यहाँ किसी प्रकार का कोई वैक्सीनेशन किया गया है। सब फर्जीवाड़ा किया गया है, सब फर्जी नाम दिए गए हैं। एक एक नाम पर अलग अलग फ़ोन नंबर एक ही प्रकार के दिए गए हैं, जो कि बिल्कुल झूठ है और भ्रष्टाचार किया जा रहा है। कितने का भ्रष्टाचार हुआ आपको पता चल रहा है सर? मेरे पास लिस्ट जारी है, उसके अनुसार ऐसे लोग जो गाँव में निवास नहीं करते उनके नाम लिस्ट में जारी हैं। ये भ्रष्टाचार तो है सर। हमारे पास डायरेक्टर पशुपालन का एक पत्र आया था, जिसमें उन्होंने इंगित किया है कि एक विनीत कुमार जी यहाँ पे एडवोकेट हैं, उनके द्वारा ये शिकायत की गई है, जिसमें भुरना गांव है यहाँ पे। वहाँ पर जो पशु में हमारा टीकाकरण होता है खुरपका मुहपका रोग के खिलाफ, उसका जो छठा चरण चला था 2025 में, मार्च से लेके सितंबर तक, उसमें भुरना गाँव में टीके लगे नहीं हैं। लगे भी है तो बहुत न्यून लगे हैं, लेकिन उसका जो ऑनलाइन एंट्री होती है वो 100% की गई है। और उसके बाद उस गांव में कुछ बीमारी भी फैली थी पिछली बार, कुछ पशु भी वहाँ मरे थे। तो वही प्रकरण उनका है कि आप जो वो वैक्सीनेटर थे उनको पूरे टीके पशु चिकित्सालय से दिए गए हैं, लेकिन उन्होंने लगाए नहीं है। ये प्रकरण आया है, उसी की जाँच के लिए आज मैं आया। यहाँ रुकेंगे, एक ब्रेक के लिए बने रहिए जन टीवी पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मंगलौर में इमाम हुसैन के 50वें गोल्डन जुबली सेमिनार के दौरान कार्यक्रम में तमाम सेलिब्रिटीज ने हिस्सा लिया। इस दौरान इमाम हुसैन के जीवन पर प्रकाश डाला गया। वहीं कैराना से पहुंची सांसद इकरा हसन ने भी कार्यक्रम की तारीफ की और कोट द्वार के मामले में दीपक के काम की तारीफ करते हुए कहा कि दीपक का काम बहुत ही सराहनीय है। देश में ऐसे और भी दीपक पैदा होने चाहिए, तब देश की एकता और अखंडता को कोई भी खत्म नहीं कर सकता। मैंने जैसा अपनी स्पीच में भी कहा कि आज के दौर में सबसे ज्यादा जरूरत है कि हम हुसैनियत को जिंदा रखें और हक और इंसाफ की जो लड़ाई है उसको जिंदा रखें, सीख लें और इंसाफ की राह पर चले। मैम, दीपक को लेकर क्या कहेंगे? जो बहुत मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आज के दौर में जब दुनिया डर रही है और ऐसी वारदातें आपके क्षेत्र में सबसे ज्यादा जो देखने को मिल रही हैं, तो ऐसे में एक दीपक भाई का आगे आना हम सबके लिए एक मिसाल है कि अभी भी इंसानियत जिंदा है और उन्होंने सबके अंदर एक जज्बा, एक हौसला भरा है। जिलाधिकारी चंपावत मनीष कुमार की अध्यक्षता में नगरपालिका लोहाघाट के द्वारा रामलीला मैदान में जन जन की सरकार जन जन के द्वार शिविर का आयोजन किया गया। इसमें दूर दूर ग्रामीण क्षेत्र से पहुंचे लोगों ने जिलाधिकारी चंपावत के सामने अपनी समस्याओं को प्रमुखता से रखा और समाधान की मांग की। इसके बाद जिलाधिकारी ने सभी की बातों को ध्यान से सुना और संबंधित विभाग के अधिकारियों को जल्द से जल्द समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए। आज हम लोगों के पास लगभग 150 के आसपास जो है कई सारी मांगे आई हैं। सभी का हम लोगों ने अभी सभी को नोट किया है, सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित भी किया है और इसमें त्वरित कार्रवाई के लिए सभी को इसमें जो है आदेश दिए गए हैं और साथ ही कैंप्स जो है हमारे में लगे हुए हैं। यहाँ सर्वप्रथम उन्होंने पार्टी से इसको प्रारंभ किया था। आज ये लोहाघाट में ये कार्यक्रम हुआ है। इसके उपरांत हम लोग चंपावत और क्रमशः
टनकपुर और बनबसा में भी इसी प्रकार का समानांतर जो है जन की सरकार कार्यक्रम लगाएंगे। इस प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिस प्रकार से एक भारतीय जनता पार्टी का संदेश है कि अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक सरकार की जो भी कल्याणकारी योजनाएं हैं उन योजनाओं का लाभ अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को मिलना चाहिए। इसी को देखते हुए आज जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में यहाँ पर एक बृहद रूप से जन के सरकार जन के द्वार कार्यक्रम के तहत विभिन्न विभागों के स्टॉल लगे हैं, जिसमें समस्त विभागों के विभाग अध्यक्ष एवं कर्मचारीगण उपस्थित हैं। और जिलाधिकारी महोदय के देख रेख में जो 24 विभाग हैं, 24 विभागों की जो भी मूलभूत समस्याएं हैं, शिकायतें आ रही हैं, उनका निस्तारण तुरंत डीएम साहब के द्वारा किया जा रहा है। समस्या थी साहब, मैं मुझे रोडवेज में बुकिंग क्लर्क के पद से जनवरी 23 में रिटायर हो चुका हूँ। उसके बाद 3 साल से अधिक समय हो गया, मेरा भुगतान नहीं हो रहा है। हमारे यहाँ पेंशन भी नहीं मिलती है, जिससे मैं आर्थिक परेशानी से जूझ रहा हूँ। मैं कई बार विभागीय अधिकारी को पत्राचार कर चुका हूँ, मुझे भुगतान किया जाए, लेकिन कोई सुनाई नहीं है। आज प्राथमिक मजदूर होकर जिलाधिकारी के जन की सरकार के माध्यम से अपनी समस्या लेके आया हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिलाधिकारी महोदय द्वारा हमारी समस्या का संज्ञान लेते हुए समाधान किया जाएगा। आज नगर पालिका लोहाघाट द्वारा रामला मंच में डीएम साहब आए और उन्होंने सभी विभागों को यहाँ बुलाया और मेरे भी वार्ड में, मैं बजरंगबली वार्ड में रहता हूँ, उसकी भी कुछ समस्याएं थी जल संस्थान को लेकर और बिजली विभाग को लेकर। तो डीएम साहब का मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने तुरंत कहा कि 1 हफ्ते में वो समस्या का समाधान हो जाएगा करेंगे। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर प्रस्तावित सर्वदलीय महापंचायत से पहले प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने इस मामले को लेकर विपक्षी दलों, विशेषकर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि अंकिता उत्तराखंड की बेटी है और उसे न्याय दिलाना राज्य सरकार की प्राथमिकता रही है। सरकार और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस मामले में पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहे हैं। मनवीर चौहान ने कहा कि हत्यारों को उम्र कैद की सजा मिल चुकी है और सरकार की मंशा इससे भी कड़ी सजा दिलाने की रही है। जनभावनाओं के अनुरूप सीबीआई जांच की संस्तुति की गई, इस पर वर्तमान में जांच चल रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश के अन्य राजनीतिक दल अंकिता के नाम पर केवल राजनीति कर रहे हैं और न्यायिक प्रक्रिया में बाधा डालने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तराखंड के जितने भी राजनीतिक दल हैं वो सब बेटी अंकिता के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। उन्हें अंकिता को न्याय मिले इससे लेकर के उनका कोई लेना देना नहीं है और सिर्फ अंकिता को की प्रक्रिया चल रही है न्यायिक उसकी जांच की, उसमें अड़ंगा डालने की वो कोशिश कर रहे हैं। और ये लोग अस्तित्व विहीन है, ये सिर्फ अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। और मैं तो कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी जिस तरह से इस मुद्दे पर अनर्गल बयानबाजी कर रही है, कभी वो कहती है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए और कभी सीबीआई जांच पर वो प्रश्न चिन्ह लगाती है, तो ये उनको स्पष्ट करना चाहिए कि आखिर वो चाहते क्या हैं। मुख्यमंत्री ने छात्रों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि आज पूरा देश प्रधानमंत्री के परीक्षा पे चर्चा के 9वें संस्करण से जुड़े आयोजन को सुन रहा है। यह आयोजन अब केवल संवाद नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय आंदोलन बन चुका है। मुख्यमंत्री ने अपने स्कूली जीवन के अनुभव साझा करते हुए कहा कि स्कूल का समय अमूल्य होता है जो दोबारा लौटकर नहीं आता, इसलिए विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ साथ खेल और अन्य गतिविधियों में भी निरंतर प्रतिभाग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि परीक्षा एक अवसर है जिसमें छात्र एक योद्धा की तरह पूरे आत्मविश्वास, धैर्य और शांति के साथ अपना सर्वश्रेष्ठ देते हैं। उत्तराखंड में एक बार फिर बिजली के दाम बढ़ाए जाने को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रिया सामने आई है। कांग्रेस ने इसे आम जनता पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बताते हुए राज्य सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े किए हैं। पार्टी का कहना है कि ऊर्जा प्रदेश कहलाने वाले उत्तराखंड में इसका लाभ जनता तक नहीं पहुंच पाता, जबकि बीते वर्षों से लगातार बिजली दरों में इजाफा किया जा रहा है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता शीशपाल बिष्ट ने कहा कि 2018 से लगातार बिजली के दाम बढ़ रहे हैं और कई बार साल में 2-2 बार दरें बढ़ा दी जाती हैं। उन्होंने कहा कि पहले से महंगाई झेल रही जनता के लिए बढ़ा हुआ बिजली बिल चुकाना कठिन होता जा रहा है। बिष्ट ने आरोप लगाया कि सरकार जनता की समस्याओं को नजरअंदाज कर रही है।
उत्तराखंड को ऊर्जा प्रदेश के रूप में जाना जाता है, लेकिन इस ऊर्जा प्रदेश का कोई भी लाभ प्रदेश की जनता को नहीं मिल रहा है। 2018 से लगातार बिजली के दामों में बढ़ोतरी और हो रही है और साल में 2-2 बार हो रही है। अब फिर आज खबर है कि एक बार फिर बिजली के दाम बढ़ा दिए गए। पहले ही जनता महंगाई की मार झेल रही है, वो कैसे इन बढ़े हुए दामों को जो है बिजली बिल के रूप में चुकाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। और हम लगातार जनता की समस्या से सरकार को चेताने और जगाने का काम कर रहे हैं, लेकिन प्रचंड बहुमत में अंधी हो चुकी ये सरकार जनता की समस्याओं को सोचने और समझने की स्थिति में नहीं है। रामनगर विकासखंड के अंतर्गत ग्राम चिलकिया में एक युवक ने अज्ञात कारणों के चलते घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद से मृतक के परिजन में कोहराम मचा हुआ है, तो वहीं पुलिस भी मामले की जांच में जुटी हुई है। क्या घटना हुई है? ये तो पता नहीं, मम्मी बोली थी फांसी लगाई, ये हमने लटका हुआ ही देखा। क्या नाम था उसका? राजेंद्र। कौन लगता है? भाई। छोटा भाई? छोटा भाई। पता नहीं क्यों लगाई फांसी? ये अभी पता नहीं चला। खबर उत्तराखंड के लाल कुआं से है। यहां पर एक किसान मेले का आयोजन किया गया। दरअसल केंद्रीय औषधि एवं सगंध पौधा संस्थान का यह किसान मेला था। मेले में उत्तराखंड समेत कई प्रदेशों के सैकड़ों किसानों ने हिस्सा लिया। मेले में औषधीय सगंध पौधों से संबंधित नवीनतम कृषि प्रसंस्करण तकनीकों और औषधीय पौधों पर चर्चा की गई। किसान मेले में किसान वैज्ञानिक परिचर्चा, औषधीय सगंध पौधों का प्रदर्शन, गुलाब जल और अगरबत्ती बनाने का प्रशिक्षण, औषधीय और सगंध पौधों की बिक्री की गई। इसके साथ ही स्टॉल लगाकर सगंध पौधों की खेती से किस प्रकार आय की जा सकती है उसकी जानकारी दी गई। गोष्ठी आयोजित करते हुए किसानों से सुझाव लेते हुए नई तकनीक से काम करने की विशेषताओं को भी बताया गया। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।